पिछले 4 दिन से गाजा के साथ साथ आप ईरान पर हमला, बिल्कुल जो इराक के साथ हुआ था। याद करिए, उस समय कहा गया था इराक के पास रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और ये बहाना बना करके इराक के ऊपर हमला कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया पूरे देश को। और बाद में पता चला कि वहां कोई रासायनिक हथियार था ही नहीं। आज ईरान के बारे में भी वही प्रचार शुरू हुआ है, ईरान परमाणु हथियार ईरान के पास है। पिछले 30 साल से इजराइल के लोग बोल रहे हैं कि चंद महीनों की बात है, चंद महीनों के अंदर ईरान में बन जाएगा परमाणु हथियार। मात्र देश जो बचा हुआ है, इराक खत्म, लीबिया खत्म, सीरिया खत्म, तमाम देशों को खत्म करने के बाद आज उस ईरान को खत्म करने के लिए हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले वो जो फ्रीडम फ्लोटिला, जिसको लेके ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ उनके बहुत सारे साथी और राहत लेकर के पहुंचना चाहते थे, और बिल्कुल समुंदर के अंदर इजरायल ने उन जहाजों को हाईजैक कर लिया और पूरे राहत जो बांटने जा रहे थे लोग, उनको गिरफ्तार कर लिया। 600 दिन से ज्यादा पिछले 20 महीने से गाजा पट्टी में जो लगातार जनसंहार हो रहा है, उस जनसंहार को तत्काल रोकने के लिए, और अब तो इजरायल ने ईरान पर भी हमला कर दिया है, इस हमले को रोकने के लिए पूरे देश के पैमाने पर आज हम लोग जमा हो रहे हैं फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में, जनसंहार के खिलाफ। जिस समय हम लोग आज के बारे में तय किए थे, उस समय ईरान पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर भी हमला शुरू हो गया है। तो हमारे सामने दुनिया के पैमाने पर ये इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा लोगों के ऊपर एक हमला साम्राज्यवाद का जो आज हम देख रहे हैं, जिसकी तुलना शायद सिर्फ पिछली सदी में फांसीवाद के दौर में, नाजीवाद के दौर में जिस तरह से जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ था, सिर्फ उसी के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। उससे भी बदतर स्थिति आज देश में, दुनिया में बनती जा रही है। अभी आपने कॉमरेड राजा को सुना, इस पूरे मामले में इसका जो इतिहास है हमें मालूम है। हमारे सामने इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि भारत सरकार क्या कर रही है। पिछले 20 महीने से जनसंहार चल रहा है, 55,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है, महिलाओं की है, आम लोगों की है, पत्रकारों की है, शिक्षकों की है। और सिर्फ बम से नहीं मारे जा रहे हैं, भूख से भी मारे जा रहे हैं। वहां किसी तरह का कोई राहत गाजा पट्टी में ना पहुंच सके, इसके लिए पूरे इजरायल ने तैयारी कर रखी। हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले वो जो फ्रीडम फ्लोटिला, जिसको लेके ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ उनके बहुत सारे साथी जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ लड़ने वाले लोग, आज साम्राज्यवाद के खिलाफ भी अब आवाज उठा रहे हैं और राहत लेकर के पहुंचना चाहते थे, और बिल्कुल समुंदर के अंदर इजरायल ने उन जहाजों को हाईजैक कर लिया और पूरे राहत जो बांटने जा रहे थे लोग, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो आज वहां ना आप राहत बांट सकते, और इजरायल जो बम गिरा रहा है लगातार, ना उस पर आप बोल सकते हैं। हमने देखा कि यूएनओ में अभी कुछ दिन पहले, शायद 11 या 12 जून की बात थी, फिर एक बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस पर एक प्रस्ताव पारित हुआ। दुनिया के 150 देशों ने, 149 देशों ने साफ साफ कहा कि तत्काल इस जनसंहार पर रोक लगनी चाहिए। ये जो इजरायल कर रहा है, ये एक युद्ध है, एक अन्याय युद्ध है, एक जनसंहार वाला युद्ध है, और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे शर्म की बात, कि हम हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि हम पूरे दुनिया में मोदी जी के आने के बाद भारत की पहचान मजबूत हुई, अब हम दुनिया के तमाम देशों के साथ बराबरी के आधार पर बात कर सकते हैं। जिस समय 149 देशों ने साफ साफ कहा जनसंहार पर रोक लगे, वहां हिंदुस्तान
उन गिने चुने 19 देशों में शामिल था जिन लोगों ने खामोशी का रास्ता अख्तियार किया। ऐसे वक्त पर खामोशी कोई रास्ता नहीं है। इस समय जो खामोश रहेगा इतिहास यही मानेगा कि आपने जनसंहार में साथ दिया है। साइलेंस का मतलब है कंप्लिसिटी इस दौर में, और ये हिंदुस्तान की विदेश नीति को मोदी जी ने हाथ धकेल दिया है कि आज हम मूक दर्शक बने हुए हैं और जनसंहार के समर्थक बने हुए हैं। अब जरा सोच लीजिए, आप जनसंहार का अगर विरोध नहीं कर पाएंगे, किस मुंह से आप दुनिया के सामने कहेंगे कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ आप इसका विरोध करें, जहां 55,000 लोग मारे गए हैं अभी पिछले 20 महीने में। 55,000 के मौत के खिलाफ, हत्या के खिलाफ अगर आप बोल नहीं सकते, तो हमारे देश में अगर 26 लोग मारे गए आतंकवाद के द्वारा, आप नहीं मांग सकते लोगों का साथ। और हमने देखा इस समय मोदी जी के इस विदेश नीति के चलते हिंदुस्तान पूरा अलग थलग है, पूरा अलग थलग। दुनिया में कहीं कोई हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम खड़े नहीं हो रहे हैं। हम अगर खड़े नहीं होंगे अन्याय के खिलाफ, जंग के खिलाफ, जनसंहार के खिलाफ, तो हमारे साथ देने के लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। साथियों, पिछले 4 दिन से गाजा के साथ साथ आप ईरान पर हमला, बिल्कुल जो इराक के साथ हुआ था, याद करिए उस समय कहा गया था इराक के पास रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और ये बहाना बना करके इराक के ऊपर हमला कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया पूरे देश को। और बाद में पता चला कि वहां कोई रासायनिक हथियार था ही नहीं। आज ईरान के बारे में भी वही प्रचार शुरू हुआ है, ईरान परमाणु हथियार ईरान के पास है। पिछले 30 साल से इजराइल के लोग बोल रहे हैं कि चंद महीनों की बात है, चंद महीनों के अंदर ईरान में बन जाएगा परमाणु हथियार। और अभी अभी अमेरिका के अपना जो खुफिया तंत्र है, उस खुफिया तंत्र ने यह जानकारी दी, यह बात सरासर झूठ है, ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। और ईरान ने जो कमिट किया है अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में कि हम शांतिपूर्ण ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमाणु ऊर्जा का, कोई हथियार बनाने का हमारा इरादा नहीं है। और ये जो कमिटमेंट ईरान ने दिया है उसका कहीं कोई उल्लंघन ईरान ने किया नहीं। लेकिन आज उस ईरान के ऊपर पिछले 4 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। एकमात्र देश जो बचा हुआ है, इराक खत्म, लीबिया खत्म, सीरिया खत्म, तमाम देशों को खत्म करने के बाद आज उस ईरान को खत्म करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि ईरान के अंदर अब रेजिम चेंज होना चाहिए। निश्चित तौर पर ईरान के अंदर बहुत तानाशाही है, ईरान की महिलाओं के ऊपर बहुत बर्बर दमन है। वो ईरान की जनता पर हम लोग छोड़ेंगे, ईरान की जनता तय करेगी ईरान के अंदर किस तरह का शासन चाहिए, वो लड़ेंगे। और वो जब लड़ेंगे ईरान के अंदर लोकतंत्र के लिए, आजादी के लिए, उस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। लेकिन इस समय ईरान के संप्रभुता का सवाल है, और ईरान की संप्रभुता को खत्म करके ईरान पर कब्जा जमाने के लिए इजराइल को आगे करके पीछे से अमेरिका है। और बिल्कुल ट्रंप ने तो कह भी दिया एक जगह कि हमें जानकारी थी कि ऐसा हमला होने वाला है। तो साथियों, बहुत बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी साजिश। लेकिन ईरान के लोग बड़े बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, गाजा पट्टी में भी लोग बहादुरी के साथ जूझ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के लोगों ने जो हमारे सामने एक मिसाल कायम कर दिया कि आज अगर एक तरफ इजराइल है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ दुनिया के वो तमाम जंगखोर मुल्क हैं और उनके निजाम हैं, लेकिन दूसरी तरफ निहत्थे लोग लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे कि किस तरह से इस दमन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए, जिंदगी का झंडा बुलंद करते हुए फिलिस्तीन के लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में आज इस समय, जैसे एक समय फांसीवाद के खिलाफ दुनिया में आवाज उठ रही थी, जैसे एक समय वियतनाम की आजादी के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही थी, आज बिल्कुल उसी तरह दुनिया के पैमाने पर नौजवान तमाम देशों में, जिन देशों की सरकारें इजराइल के साथ है, पश्चिमी देश, वो सारे इजराइल के साथ खड़े हैं।
लेकिन अब चले जाएंगे यूरोप में, अमेरिका में, किसी भी देश में, किसी भी राजधानी में, किसी भी शहर में, किसी भी सड़क पर, वहां आपको हजारों लाखों की तादाद में लोग मिलेंगे जो इस समय यही बात कह रहे हैं कि इस जनसंहार को तत्काल रोक लगाओ, इस जनसंहार को रोको और गाजा पट्टी में, फिलिस्तीन में लोगों के जीने का अधिकार है, उनको आजाद फिलिस्तीन के नागरिक है, आजादी का पूरा हक है और हम आजाद फिलिस्तीन के साथ हैं। ये आवाज दुनिया के पैमाने पर आज बुलंद हो रही है और हम भी दुनिया की उस आवाज के साथ आवाज मिलाने के लिए आज जंतर मंतर में जमा हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर शहर में हमारे साथी आज अमन के लिए, इंसाफ के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए आवाज उठा रहे हैं। साथियों, बहुत खतरनाक दौर में हम लोग हैं। अब देख रहे हैं ट्रंप क्या कर रहे हैं अमेरिका में बैठ करके, लेकिन हमारे लिए जो देखने वाली बात है कि उसी अमेरिका में अभी ट्रंप के जन्मदिन थे और उस ट्रंप सरकार के खिलाफ हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर आ गए हैं। जहां हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को घुसपैठिया कह करके, गुलाम की तरह, अपराधी की तरह हवाई जहाज में ठूस करके भेजा जा रहा है और हमारी सरकार खामोश है, बिल्कुल खामोश है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा है हरियाणा के एक नौजवान को किस तरह से अमेरिका के हवाई अड्डे में, एयरपोर्ट में जमीन पर गिरा करके उनके ऊपर 4-4 सिक्योरिटी के लोग चढ़े हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान बिल्कुल खामोश, हमारे प्रधानमंत्री खामोश और अभी बहुत खुश हैं कि उनको आखिरकार एक न्योता मिल गया। G7 में अभी तक तो न्योता नहीं मिल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में, बाकी सब लोगों को बहुत पहले न्योता मिल गया, लेकिन मोदी जी को अब बुलाया गया और बुलाया गया इसी शर्त पर बुलाया गया जो हमारे देश के मीडिया हमें नहीं बता रहा है कि वो कनाडा के अंदर जिस तरह से कनाडाई नागरिकों की हत्या हुई है खालिस्तानी कह करके, और उस पर पूरे कनाडा में जांच चल रही है भारत के खिलाफ, भारत की भूमिका के खिलाफ। ये कनाडा को इन्होंने कमिट किया है कि वहां जो लॉ एनफोर्समेंट है वो काम चलेगा और भारत उसमें सहयोग करेगा, और इस शर्त पर उनको बुलाया गया। वो गए हैं अभी, लेकिन शर्म की बात है कि वहां भी जा करके एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं है। वो गाजा पट्टी में जनसंहार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ईरान पर हमला हो रहा है उस पर नहीं बोल सकते, और भारत के अपने नागरिक जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है अमेरिका के अंदर, उस पर नहीं बोल नहीं सकते, ट्रंप की किसी दादागिरी के खिलाफ बोल नहीं सकते। इसीलिए हम सब लोग समझ सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें अपने देश के अंदर भी लड़ना है, हर सवाल को लेकर लड़ना है, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, अपने तमाम अधिकारों के लिए लड़ना है। लेकिन इस देश की जो विदेश नीति भी उसी आजादी के आंदोलन से निकली थी, उसी आजादी के आंदोलन से हमारा संविधान निकला था। हम गुलाम रहे हैं 200 साल अंग्रेजों के, और गुलामी की पीड़ा को हमने झेला है, उसके खिलाफ लड़ते हुए हमारे देश में आजादी आई। और इसीलिए जो देश खुद गुलामी के दंश को झेल करके उसके खिलाफ लंबी लड़ाई से आजाद हुआ है, वो देश अगर आज गुलामी की पीड़ा को ना समझे और दूसरे देश की आजादी के लिए पक्ष में खड़े ना हो, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। हमारी जो विदेश नीति साम्राज्यवाद के खिलाफ, ये भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, और उसी के साथ साथ साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये भारत के आजादी का आंदोलन है, जिस आंदोलन ने हमें साम्राज्यवाद विरोधी एक देशभक्ति की परिभाषा दी थी और साम्राज्यवाद विरोधी एक दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का भी एक खाका हमारे सामने प्रस्तुत किया था। और आज उस पूरे देशभक्ति के साथ, उस पूरे राष्ट्रवाद के साथ आज क्या खेल हो रहा है हम देख रहे हैं। किस तरह से देश के अंदर नफरत, किस तरह से देश के अंदर फूट डालो और राज करो उसकी साजिश चल रही है, किस तरह से उसी आजादी के आंदोलन से निकला हुआ संविधान को खत्म किया जा रहा है, और बिल्कुल उसी तरह उस आजादी के आंदोलन से जो विदेश नीति हमें मिली थी साम्राज्यवाद के खिलाफ, उस साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीति को बिल्कुल साम्राज्यवाद परस्ती, साम्राज्यवाद की दलाली में तब्दील कर दिया गया है। फर्क इतना है कि उस समय आजादी के आंदोलन के दौर में जो आरएसएस के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज मालिक बदल गया है, अंग्रेज की जगह पर अमेरिका आ गया है, और वही काम, वही जो उनका संस्कार है, वही जो उनकी रीति रिवाज है, वही जो उनके पूरा एजेंडा है, वही जो उनके पूरे विचारधारा है, सत्ता में बैठ करके उसको लागू कर रहे हैं और अमेरिका के सामने चाटुकारिता कर रहे हैं, ट्रंप के सामने समर्पण कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आज सिर्फ
पैलेस्टाइन और ईरान के सवाल पर नहीं खड़े हुए हैं। हम जो लड़ रहे हैं अपने देश के लिए भी लड़ रहे हैं, अपने देश के स्वाभिमान के लिए भी लड़ रहे हैं, अपने देश के लोगों के पूरे स्वाभिमान के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने आजादी के आंदोलन की विरासत और उस आजादी के आंदोलन से जो हमें मिला था संविधान, जो विदेश नीति, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उसको बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। आप तमाम साथी दिल्ली में आज यहाँ जमा हुए हैं। हम जो रिपोर्ट सुन रहे हैं कि पूरे देश के हर प्रदेश में, बहुत सारे शहरों में आज इसी तरह से गोलबंदी हो रही है, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत सारे जगह पर आप फिलिस्तीन के पक्ष में अगर बोलेंगे तो उसका में जोखिम है। बोलेंगे, फिलिस्तीन का झंडा लेकर के चलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, हो रहा है। हमारे बहुत सारे साथी हिंदुस्तान में इस समय सिर्फ इस बात के लिए जेल में है और मुकदमा झेल रहे हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी, जनसंघर्ष के खिलाफ फिलिस्तीन का झंडा लेकर के कहीं सड़क पर प्रदर्शन उन्होंने किया था, और इसके लिए आज इस आजाद हिंदुस्तान में हमारे नागरिकों को झेलना पड़ रहा है, प्रताड़ित होना पड़ रहा है, जेल में जाना पड़ रहा है। लेकिन हम आपके इस हिम्मत और ताकत और साहस, इसको सलाम करते हैं कि हमें इसके लिए जो भी जोखिम उठाना पड़े, जो भी दमन झेलना पड़े, हर जोखिम उठाकर, हर दमन का सामना करते हुए हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे और जनसंघर्ष के खिलाफ, अमन के लिए, इंसाफ के लिए, आजादी के लिए, मानवता के लिए खड़े रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।